जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे विश्व इतिहास के सीरीज का 29वां वीडियो है और आज का टॉपिक है लेनिन की नई नीतियां जो कि आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कल हम लोगों ने सोवियत संघ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रूस की क्रांति के संबंध में कुछ समझा था, पढ़ा था। रूस के क्रांति के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि एक ही वर्ष यानी 1917 में 2 बार क्रांति होती है, यानी कि मार्च और अक्टूबर के महीने में 2 क्रांतियां होती है। जो अक्टूबर के मंथ में होने वाली क्रांति थी वो ऐतिहासिक एवं दुनिया को नई मोड़ प्रदान करने वाली साबित हुई। ऐतिहासिक इस दृष्टि में हुई कि राजशाही को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होता है। सर्वहारा वर्ग के शासन स्थापित होने के साथ साथ उसके सर्वे सर्वा के रूप में हम लोगों ने लेनिन को देखा था, लेनिन के संबंध में कुछ अध्ययन किया था। आज हम लोग लेनिन के उन्हीं लेनिन के संबंध में हम लोगों ने उनकी आर्थिक नीतियों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं लेनिन की नई आर्थिक नीतियां क्या थी। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद लेनिन रूस का सर्वेसर्वा ऑल इन ऑल बनता है। उसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था जो उस रूस की थी वो जर्जर हो चुकी थी और उसको एकदम से खड़ा करना संभव नहीं था। जो लेनिन थे सत्ता में आने के लिए साम्यवादी वादे किए थे, जो कि ग्राउंड लेवल पर उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आसान नहीं था। साम्यवादी विचारों को लागू करने का दबाव इन पर बहुत ज़्यादा था, लेनिन पर, क्योंकि साम्यवादी विचारों के अंतर्गत निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उद्योगों में लाभ का सिद्धांत समाप्त हो जाता है, क्योंकि उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, यानी कि जो भी बैंक होते हैं उद्योगों से जुड़े हुए चीज़ों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, यानी कि सरकार को सौंप दिया जाता है, सरकार अपने अंडर ले लेती है। जमीन को किसानों में बांटा जाएगा, ऐसा उन्होंने वादा किया था। इसे लागू करना आसान नहीं था। इस दौरान कुछ लोग लेनिन विरोधी भी हो गए थे, क्योंकि जो भी कुछ राजनीतिक दल का निर्माण हुआ था वो लेनिन के कुछ विरोधी हो गए थे, तथा उस समय जो भी उच्च वर्ग था जो जार के पक्ष में था वो लेनिन के विरोध में था। सभी लोग तो इसके सपोर्ट में नहीं थे। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया था। जो अक्टूबर 1917 में क्रांति हुई थी उसकी क्रांति के बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का बहुमत था, किसानों का बहुमत था। लेकिन क्या हुआ कि जनवरी 1918 में संविधान सभा की बैठक को लेनिन के सेना ने घेर लिया और जिसे घेर कर इसे रद्द कर दिया गया। संविधान सभा को रद्द कर दिया गया। फिर पहली बार संविधान सभा ने बोल्शेविक दल ने अधिकार कर लिया। जो संविधान सभा था उसको, संविधान सभा की जो बैठक चल रही थी, लेनिन के सेना ने उसे घेर लिया था और उसे रद्द कर दिया गया संविधान सभा को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार संविधान सभा ने बोल्शेविक दल ने उस पर अधिकार कर लिया। बोल्शेविक दल यानी कि लेनिन ने अधिकार कर लिया। लेनिन सत्ता के असली अधिनायक बन गए, यानी कि वास्तविक शासक सन जनवरी 1918 में लेनिन बना। जो क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई थी उस समय वास्तविक अधिकार लेनिन के पास नहीं था। जब इसने जनवरी 1918 में संविधान सभा की बैठक को पर अधिकार करके बोल्शेविक दल का अधिकार हुआ, तभी उसने लेनिन का असली वास्तविक शासक वही बना। उसके बाद देखेंगे सन 1918 में रूस का नया संविधान बना। सोवियत समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि कुछ राज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। और यही सोवियत संघ आगे चलकर 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था, वो टूटा था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। उसके बाद हम देखें कि राज्यों में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रह गई थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अगर लोकतंत्र होता तो 2 पार्टी जरूरी होता है, एक विपक्ष और पक्ष। लेकिन यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो वास्तविक सर्वहारा के पार्टी के लिए जानी जाती थी, यानी सर्वहारा के हितों के लिए एक ही पार्टी होगी, वो होगी कम्युनिस्ट पार्टी। कहा जा रहा है कि उद्योगों पर श्रमिकों का नियंत्रण होगा। क्या श्रमिक इतने कुशल हैं कि उद्योगों का संचालन कर सके? कहा जा रहा था कि जैसे कि कम्युनिस्ट विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं उस पर श्रमिक होते हैं, उद्योगों पर नियंत्रण इनका होगा। तो क्या श्रमिक इतने कुशल हैं कि उद्योग का संचालन कर सकेंगे? ठीक यही स्थिति कृषि के क्षेत्र में हुई। भूमि तो सब दी गई, किसानों को मुफ्त में भूमि बांट दी गई। क्या किसान कृषि भूमि का समुचित प्रयोग करने लायक हैं? अभी देखते हैं।
हमने देखा कि साम्यवादी व्यवस्था में उद्योगों पर श्रमिकों का अधिकार हो गया तथा भूमि को किसानों के बीच में मुफ्त में बांट दिया गया। क्या ये दोनों क्षेत्रों पर जो शामिल लोग हैं क्या इतने कुशल हैं कि इन दोनों को संभाल सके? तो आइए देखते हैं। इस तरह हम लोग देखेंगे कि उद्योग एवं कृषि में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें जो शामिल मजदूर थे और किसान थे इतने कुशल नहीं थे। यातायात की स्थिति भी खराब हो गई थी, उद्योग कृषि का उत्पादन गिर गया था। उसके बाद देखेंगे जनता में असंतोष रहा। इस असंतोष का मुकाबला गृह युद्ध सिविल वार के रूप में करना पड़ा। बाकायदे क्रांति विरोधी नारे गूंजने लगे, सुनाई पड़ने लगे थे। बहुत से लोगों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया था और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी सिनारियों में, इसी परिदृश्य में लेनिन ने कुछ कदम उठाते हैं। लेनिन के द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे। आइए उन कदमों को हम लोग कदमों पर नजर दौड़ाते हैं। उसमें कहा कि 1917 के दौरान जो भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आगे युद्ध ना हो, लेनिन हमेशा युद्ध के पक्ष में नहीं था। लेनिन चाहता था कि युद्ध को रोका जाए ताकि संसाधनों का उतना अपव्यय ना हो सके, मानव संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, युद्ध को रोका जाना चाहिए। फिर लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि, याद कर लीजिएगा, ब्रेस्ट लिटवस्क का समझौता या संधि किया। इसके तहत लेनिन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें के अंतर्गत यूरोप के कुछ भाग जर्मनी को देने पड़े। लोहे कोयले के उत्पादन क्षेत्रों को जर्मनी के हिस्से में चले गए। इस संधि से रूस बाहरी मोर्चे से अलग हो गया। जिससे जर्मनी के साथ संधि किया, रूस बाहरी मोर्चे से अलग हो गया। केवल अब अपने आंतरिक मामलों पर ही वो ध्यान देगा और बाहरी मोर्चों से अलग हो गया। सिर्फ आंतरिक व्यवस्था को रूस को देखना था। गुप्तचर संगठन चिका, याद कर लीजिएगा, चिका बनाया गया। इसके माध्यम से जो भी आंतरिक विद्रोह थे, गृह युद्ध था, सिविल वार था, उसको नियंत्रित करने में लेनिन को मदद मिला। रूस ने जर्मनी के साथ जो संधि की थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्र थे इससे नाखुश थे। जर्मनी के संधि के रूस का जर्मनी के साथ जो संधि की गई थी उससे मित्र राष्ट्र नाखुश थे। मित्र राष्ट्र जर्मनी के साथ जो भी संधि से नाखुश थे, ये साम्यवादी क्रांति रूस में हो गई थी। इस समय तक आते आते रूस में साम्यवादी क्रांति हो गई थी। मित्र राष्ट्र पूंजीवादी राष्ट्र थे, इस वजह से ये भी नाखुश थे। इसके बाद युद्ध की शक्ति मित्र राष्ट्रों के हाथ से निकल गई, क्योंकि रूस मित्र राष्ट्रों के साथ था और लेनिन चाहता था कि युद्ध को रोका जाए। इसलिए जो भी युद्ध की शक्ति थी रूस के रूप में मित्र राष्ट्रों के साथ, वो हाथ से निकल गई। रूस में गृह युद्ध जारी रहा है। जब रूस में गृह युद्ध जारी रहा तो इसका लाभ उठाकर रूस पर हमला किया गया। इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए और जापान की सेना ने रूस पर हमला किया। लेकिन लेनिन जो था वो समझदार था। आपने ट्राटस्की के बारे में पीछे पढ़ा था। ट्राटस्की के नेतृत्व में एक रेड आर्मी का निर्माण किया गया था। इस सेना ने विदेशी सेना, जो भी इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, जापान की सेना थी, जमकर इसका सामना किया, सफलतापूर्वक सामना किया। इससे बाहरी मोर्चे भी खत्म हो गई। जो भी द्वंद्व था वो भी खत्म हो गई। बाहरी मोर्चे से जो भी चुनौती मिलनी थी वो भी खत्म हो गई और आंतरिक चुनौती को ये खुद निपट लिया। अब अच्छे से अपनी नीतियों को लागू करेगा कि शांति के काल में ही विकास का रूप धारण किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। जहाँ अशांति होगा वहाँ विकास पॉसिबल नहीं है। अल्पसंख्यकों का मामला उठा कि अल्पसंख्यक भी नाराज हो जाएंगे, तो अल्पसंख्यक धर्म नस्ल के रूप में बहुत बड़ी संख्या में थी। इनको बहुत सारी रियायतें दे दी गई। इससे क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों का भी समाधान लेनिन ने निकाल लिया। साम्यवादी विचार को लागू करना स्वप्न को लागू करने जैसा हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था। सर्वहारा वर्ग का अधिकार होने जा रहा था। ये एक तरह से स्वप्न का ही रूप था। लेनिन व्यवहारिक स्वप्नदर्शी थे, सपनों को साकार करना इनको आता था। इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद लेनिन ने अपनी नीति को लेकर आते हैं, जिसे 1921 एडी में अपनी नई आर्थिक पॉलिसी घोषित करते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी घोषित करते हैं। लेनिन की नई आर्थिक नीति में पूंजीवादी तत्व शामिल थे। लेनिन साम्यवादी व्यवस्था लागू की थी जो कि पूंजीवाद के एकदम विरोधी थी, किंतु इसमें बहुत सी पूंजीवादी तत्व भी थे, क्योंकि अभी भी समाज पर बुर्जुआ का आधिपत्य है, एलिट क्लास का आधिपत्य है, निजी उद्योगपतियों का अस्तित्व है। इस वर्ग से तालमेल बिठाना होगा। केवल साम्यवादी व्यवस्था लागू करने से देश की स्थिति ठीक नहीं होगी।
ठीक है, नहीं समझेगी। इसलिए कहते हैं कि जो अपना लेनिन थे वो ये स्वप्नदर्शी तो थे, लेकिन वो व्यवहारिक स्वप्नदर्शी माने जाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को लागू किया। इन्होंने नई नई आर्थिक नीति साम्यवादी प्लस पूंजीवादी, इसका मिला जुला रूप हमें दिखाई देगा, जिसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देता है। यह उस समय की मांग थी। भारत भी आगे चल के इसी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है। इससे पहले किसानों से जबरदस्ती अनाज वसूला जाता था, मानी कि जो न्यू आर्थिक नीति नहीं आई थी उससे पहले किसानों से जबरदस्ती अनाज वसूला जाता था, श्रमिकों को हड़ताल पर रोका जाता था, जिससे क्या हो जाता था कि उत्पादन कम हो जाता था। लेकिन लेनिन को इन सब का अनुभव था। लेनिन ने क्या किया, किसानों से जबरदस्ती अनाज वसूलना बंद कर दिया। उसके बाद किसान निर्धारित कर का भुगतान करेंगे, उत्पादन का एक हिस्सा टैक्स में देंगे, उसके बाद अगर अनाज नहीं देंगे तो मुद्रा के रूप में टैक्स चुकाएंगे और किसान अपने शेष उत्पादन को बाजार में बेच सकेंगे। उद्योग के क्षेत्र में लघु उद्योग जो होगा वो निजी होगा, ऐसा इसने न्यू आर्थिक नीति में अपनाया था। इसने कहा था कि जिसमें 20 लोग थे, व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत निजी उद्योग होंगे। बड़े उद्योगों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि सार्वजनिक वस्तु का जो भी उत्पादन उद्योग करेंगे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। रूस के पास पूंजी नहीं थी, इसलिए उसने विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया। उद्योग लगाने के बाद लाभांश प्राप्त होंगे उसे अपने पास रखे। फुटकर व्यापार रिटेल बिजनेस को निजी क्षेत्रों में अनुमति दी, कुछ नियंत्रण के साथ। सरकारी दुकान खोली ताकि प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए रखा जा सके, प्रतिस्पर्धा मार्केट में बनी रहे, इसलिए सरकारी स्टोर खोलने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद मजदूर संगठन की अनिवार्यता खत्म कर दी और विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले जाने लगे। इससे क्या होगा, इन सारे नीतियों की वजह से रूस की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सकारात्मक परिवर्तन आने लगा, अर्थतंत्र पूरी तरह से संभल गया और जो रूस की अर्थव्यवस्था थी प्रगति को छूने लगी। और इसी लेनिन की नीतियों को स्टालिन ने आगे बढ़ाया। ऐसा कहा जाता है कि लेनिन ने पूंजीवाद का सहारा लिया साम्यवाद को लागू करने के लिए। लेनिन एक व्यवहारिक स्वप्नदर्शी था, इसलिए लेनिन ने साम्यवाद को स्थापित करने के लिए पूंजीवाद का सहारा लिया। लेनिन का कथन था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटते हैं तो तब भी हम लोग 2 कदम आगे बढ़ने के समान हैं। इसलिए लेनिन ने साम्यवाद को ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए पूंजीवाद का सहारा लिया, क्योंकि उस समय समाज पर बुर्जुआ तथा उद्योगपतियों का आधिपत्य था। इसको देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए इसने साम्यवाद को लागू करने के लिए पूंजीवाद का सहारा लिया और एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी साम्यवाद तथा पूंजीवाद के मिश्रण को अपनाया, जो कि भारत चलकर आगे इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था लागू करता है। ठीक है, तो ये रही अपनी लेनिन की नई आर्थिक नीतियाँ। कल हम लोग स्टालिन की नीतियाँ तथा रूस की क्रांति का महत्व पढ़ेंगे और रूस की क्रांति का समापन करेंगे। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।